एपिसोड 1। दिल्ली शहर। सुबह के 8 बजे दिल्ली शहर के हाई प्रोफाइल एरिया में जहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, जिसके चारों तरफ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। उस बिल्डिंग के बाहर बड़े से बोर्ड पर बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, ठाकुर कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीज। इस बड़ी और आलीशान कंपनी की कोई होड़ नहीं थी। ठाकुर कंस्ट्रक्शन इंडिया की टॉप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में सबसे शुमार है, वो भी इसके सीईओ की वजह से, जो अपनी जी जान लगाकर इस कंपनी को यहां तक लेकर आए हैं। उन्हें अपनी शान शौकत का बहुत ऐब है और होना भी चाहिए। आखिर 25 साल की उम्र में ही आज वो इंडिया के टॉप सीईओ और बेस्ट बिल्डर बन चुके हैं। इन्हें अपने काम और नाम पर बहुत फक्र और गुरूर है। अपने काम और बिजनेस के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि जनाब किसी को बर्बाद करने में देर नहीं लगाते। जो अगर किसी ने बिजनेस में इनके साथ चालाकी करने की कोशिश की तो उसका इस दुनिया में रहना भी मुश्किल बना देते हैं ये जनाब। ठाकुर कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बड़ी और आलीशान थी, जिसके अंदर कई कर्मचारी काम करते हैं। सभी पूरी शिद्दत से काम करते हैं, क्योंकि सबको अपने सीईओ साहब का बहुत खौफ है। कंपनी के अंदर 10वें फ्लोर पर एक बड़ा सा और आज की सुविधाओं से युक्त एक बड़ा सा केबिन या यूं कहे ऑफिस बना हुआ था, जिसके कांच के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था सीईओ असीम ठाकुर। एक आदमी उस केबिन के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उस नेम प्लेट को पढ़ते हुए बोला, कहाँ पंगा ले लिया मैंने इस आदमी से। अगर पहले पता होता तो इतना लालच करता ही नहीं, लेकिन अब क्या होगा मेरे साथ मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो आदमी काफी डरा हुआ दिख रहा था। उसकी उम्र यही कोई 50 साल के आसपास होगी और दिखने में वो सामान्य घर का लग रहा था। उस आदमी ने केबिन के डोर को नॉक किया। कुछ ही देर में केबिन का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और वो आदमी घबराते हुए अंदर चला गया। अंदर जाकर वो सीधा बड़े से ऑफिस के बीच में रखे कांच के बड़े से टेबल के सामने खड़ा हो गया और घबराते हुए टेबल के सामने रखी बड़ी सी विशाल चेयर पर बैठे आदमी को देखने लगा, जो बहुत खतरनाक तरीके से उस आदमी को देख रहा था। उसके सामने टेबल पर नेम प्लेट रखी हुई थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था असीम ठाकुर। नाम को पढ़ते उस आदमी के तन बदन में सिरहन पैदा हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके खिलाफ ऐसा कदम उठाया। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मैं मानता हूँ इस बात को। उस आदमी को बात सुनकर असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वह अपने टेबल पर रखे पेपर होल्डर को हिलाते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोलता है, माफी नाम का कोई शब्द असीम ठाकुर की डिक्शनरी में नहीं है। तुमने जो किया है वह मेरी आंख को चुभ गया है, और जो चीज या इंसान असीम ठाकुर की आंख को एक बार चुभ जाए तो असीम ठाकुर फिर उस चीज या इंसान को रौंद कर ही दम लेता है। इतना कहते हुए असीम बेहद डरावना लग रहा था। उसके चेहरे पर डेविल सवार हो चुका था। असीम की बात सुनकर वह आदमी घबरा गया और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, सरकार मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी कोई लालच नहीं करूंगा और आपके नीचे दबकर काम करता रहूंगा। असीम को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने पेपर होल्डर को और जोर से घुमाना शुरू कर दिया और अपनी रौबीली आवाज में बोला, शर्मा तुम्हारी वो जमीन तो मेरे हवाले हो चुकी है और अब तुम्हारा घर भी मेरा हो चुका है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर की नीलामी होगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। इतना कहकर असीम कातिल तरीके से मुस्कुराने लगा और अपनी टेबल पर रखी फाइल को रीड करने लगा। उसके सामने परेशान खड़े विनोद की हालत खराब हो गई थी। उसकी गलती की वजह से आज उसकी जमीन और उसका घर उसके हाथ से निकल गया था और अब उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। परेशान होकर वो वहां से चला गया और सीधा अपने घर के लिए निकल गया। दिल्ली शहर की एक कॉलोनी में एक घर बना हुआ था, जिसकी छत पर लगे गमलों में एक खूबसूरत सी लड़की पानी दे रही थी और उन पौधों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर उसके बगल में चेयर पर बैठा उसका भाई बोला, पौधों को देखकर कौन मुस्कुराता है? लड़की ने अपने हाथ साफ किए और अपने छोटे भाई के माथे पर हाथ रखकर बोली, इनमें भी जान होती है और ये भी हमसे बातें करते हैं, तो इनके साथ भी मुस्कुराते हुए पेश आना चाहिए, है ना छोटू? छोटू बोला, दीदी पौधों का तो ठीक है, पर पापा को क्या हुआ है? पिछले कई दिनों से आजकल काफी खोए से रहते हैं और देर रात को आते हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो लड़की कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं छोटू बात क्या है, पर एक बार माँ से पूछ लेते हैं चल। तो ये है हमारी कहानी की नायिका, हमारी प्यारी सी गुड़िया श्रुति शर्मा, जो कि विनोद शर्मा की 21 साल की बेटी है और सबकी लाडली है। उम्र छोटी है लेकिन समझदार काफी है और अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती। वो दोनों अपनी माँ से बात करने चले गए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि उनके पापा से कितनी बड़ी गलती हुई है, जिस वजह से उनकी जमीन और उनका घर भी दांव पर लग गया है। शाम हो चुकी थी और उनके घर के बाहर एक कैब आकर रुकी, जिसमें से विनोद बाहर आया और चुपचाप घर के अंदर चला गया। वह काफी उदास दिख रहा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आज अपने दोनों बच्चों से भी अच्छे से बात नहीं की और खाना खाकर सीधा सोने चला गया। छोटू और श्रुति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने भी अपने पापा को ज्यादा फोर्स नहीं किया और वह भी कुछ देर बाद सोने चले गए। अगले दिन सुबह 10 बजे बज रहे थे। बच्चों के काफी फोर्स करने के बाद विनोद ने तय किया कि वह अपने दोनों बच्चों को मॉल में शॉपिंग करवाने ले जाएगा।
उनके बच्चों को नहीं पता था कि उनके पापा की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, इसलिए वो मजबूरी में अपने बच्चों को लेकर चला गया। वो अपनी कमजोरी और अपनी नकारी अपने बच्चों को नहीं बताना चाहता था। वो तीनों कैब में बैठकर अपने घर से निकल गए और दिल्ली के एक बड़े से मॉल की तरफ बढ़ने लगे। उनकी कैब हाईवे पर चल रही थी, लेकिन तभी उन्होंने आगे जाकर देखा कि बीच सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, लेकिन आगे तो सिग्नल ग्रीन था, तो इतनी सारी गाड़ियां क्यों रुकी हुई थी। विनोद हैरानी से देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने कैब ड्राइवर से पूछा कि देखकर आओ क्या हुआ है और ये जाम क्यों लगा हुआ है। कैब ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकाला और आगे जाकर उसने देखा तो वहां पर मारपीट चल रही थी और वहां पर कुछ आलीशान और लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा आदमी उपस्थित है। कैब ड्राइवर ने आसपास खड़े लोगों से पता किया तो उसे सब कुछ पता चला और वह वापस कैब में आ गया और विनोद से बोला, एक बाइक वाले ने अपनी लापरवाही से किसी बहुत बड़े आदमी की गाड़ी को ठोक दिया है। उसे गाड़ी पर बहुत बड़ा स्क्रैच आ गया है, इसलिए उस आदमी के गार्ड्स उस बाइक वाले की पिटाई कर रहे हैं। कैब ड्राइवर की बात सुनकर श्रुति काफी हैरान हुई। अगर बाइक वाले से लापरवाही हुई है तो उसे माफी देनी चाहिए, ना कि उसकी बेरहमी से पिटाई करनी चाहिए। काफी देर तक वो लोग उस जाम में बैठे रहे। श्रुति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने पापा से बोली कि सब क्या हो रहा है और इतनी दादागिरी क्यों है। इन अमीर लोगों की अगर उसने गाड़ी को ठोका है तो उसे माफी देकर छोड़ देना चाहिए, पिटाई करने की क्या जरूरत है। विनोद बोला, क्या कर सकते हैं, अब खैर मैं देखकर आता हूँ कि अभी तक वहां पर मामला सुलझा क्यों नहीं। इतना कहकर विनोद कैब से बाहर निकला और आगे जाकर भीड़ में घुस गया जहां पर मारपीट चल रही थी। विनोद आगे आया और एक आदमी से बोला, ये अमीरों की दादागिरी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, हम आम लोगों को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। वैसे कौन बदतमीज आदमी बैठा है गाड़ी के अंदर। विनोद की ये बात एक गार्ड ने सुन ली थी जो उस बाइक सवार को मार रहा था। वो गार्ड विनोद की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके बॉस के खिलाफ बोलने की। गार्ड विनोद के पास आया और उसने गुस्से से विनोद की कॉलर पकड़ ली और वहां पर फिर से हंगामा खड़ा हो गया था। वहां पर खड़ी एक बड़ी और लग्जरी कार की बैक सीट पर एक आदमी शान से बैठा हुआ था, जिसे कोई मतलब नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। उसके गार्ड्स किसी के साथ कुछ भी कर रहे थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कैब में बैठी श्रुति ने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तेजी से कैब से बाहर आई और अपने पापा की तरफ भागने लगी। श्रुति भाग रही थी, तभी सड़क के बीचों बीच खड़ी कार का विंडो खुला और उसी समय श्रुति उस गाड़ी के पास से गुजर रही थी और उसका दुपट्टा उड़कर गाड़ी की विंडो के अंदर चला गया और सीधा असीम के चेहरे पर आ गया। उस दुपट्टे की महक से असीम का रोम रोम खिल उठा, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। असीम उस दुपट्टे की महक में खो गया था। तभी श्रुति ने अपना दुपट्टा खींच लिया और तेजी से अपने पापा की तरफ बढ़ने लगी और उन्हें संभालने लगी। वो गार्ड उसके पापा को मारने ही वाला था कि तभी श्रुति उनके बीच में आ गई और घबराते हुए बोली, मेरे पापा को छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। वो गार्ड चिल्लाते हुए बोला, अपने पापा को समझाओ कि बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं होता। और हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को बदतमीज बोलने की, होता कौन है ये, उनको बदतमीज बोलने वाला, औकात क्या है तुम लोगों की। श्रुति को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और वो बोली, देखिए आप औकात की बात मत कीजिए, और आप किस तरीके से इतने बड़े इंसान से बात कर रहे हैं, क्या अब आप बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। गार्ड चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की अपनी जुबान पर लगाम दे वरना। वो गार्ड इतना ही बोला था कि तभी उन सबके कान में किसी मर्द की भारी और रौबदार आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी गार्ड्स ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि उनके बॉस मिस्टर असीम ठाकुर उन्हें गुस्से से देख रहे थे। असीम बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। उसने ब्राउन 3 पीस सूट पहना हुआ था और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी पेंट के जेब में थे और वह बेहद आकर्षक तरीके से उसे भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। असीम के आसपास कई गार्ड चल रहे थे, उन सब के हाथ में बंदूकें तनी हुई थी। श्रुति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह अपने पापा को संभाल रही थी जो काफी घबराए हुए थे। जैसे जैसे असीम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे श्रुति को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके दिल की रफ्तार अपने आप तेज हो गई थी और ऐसा ही हाल असीम का भी हो रहा था। वो श्रुति को पीछे से देख पा रहा था, उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका दुपट्टा अभी भी हवा में उड़ रहा था। असीम पहचान गया था कि यह वही दुपट्टा है जिसकी महक ने असीम को अंदर तक हिला दिया था। असीम आगे बढ़ रहा था और वैसे वैसे भीड़ साइड में होती जा रही थी, क्योंकि वहां पर सब लोग उसे पहचान गए थे। वह देश का जाना माना बिल्डर था। असीम आगे आया और अपने गार्ड को देखकर गुस्से से बोला, हाथी के पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धुन में मस्त चलता रहता है। वैसे ही इसने मुझे बदतमीज कहा तो इससे इसका क्लास पता चलता है सबको, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं थी कि तुम इसके लेवल पर नीचे उतरो और एक लड़की के साथ बदतमीजी करो। इससे तुम्हारी तो बेइज्जती होती ही है, साथ साथ में मेरी भी इज्जत का सवाल है। कोई कुछ भी बोले तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और जो तमाशा तुमने यहाँ मचा रखा है इसे अभी के अभी खत्म करो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फायर। असीम की बात सुनकर उसके गार्ड्स ने सिर झुका दिया और भीड़ को एक तरफ करने लगे। वहीं विनोद असीम की आवाज पहचान गया था। उसने झट से असीम की तरफ देखा तो वो दंग रह गया। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, जिसने विनोद की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया था, वो खुद विनोद के सामने खड़ा था।
श्रीति ने अभी तक असीम की तरफ देखा नहीं था, वह तो अपने पापा के चेहरे को देखकर दुखी हो रही थी। असीम की जब नजर विनोद पर पड़ी तो असीम भी काफी हैरान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। असीम डरावने तरीके से विनोद को देखने लगा। असीम की कातिल मुस्कान को देखकर विनोद घबरा गया और श्रीति से घबराते हुए बोला, चलो बेटा यहाँ से जल्दी। श्रीति अपने पापा के चेहरे को पकड़कर बोली, क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे? और मैंने आपको मना किया था ना, कुछ बोलना नहीं चाहिए किसी के बीच में। श्रीति की मीठी आवाज सुनकर असीम उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और दीवानों की तरह उसे देखने लगा। वो उसके चेहरे को देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ मुड़ भी नहीं रही थी। असीम श्रीति की तरफ बढ़ने लगा, तभी विनोद ने श्रीति को पकड़कर अपने पीछे खड़ा कर दिया और तभी असीम ने श्रीति का खूबसूरत और गुड़िया जैसा मासूम चेहरा देख लिया और उसे देखता ही रह गया। असीम ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी जैसी वो आज देख रहा था। असीम अपने होश खोकर श्रीति की तरफ बढ़ने लगा। असीम की अजीब हरकतें देखकर श्रीति भी डर रही थी। उसने कसकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और अपनी नजरों को इधर उधर करने लगी। उसके मासूम चेहरे को देखकर असीम उसका दीवाना हो रहा था और उसको छूने के लिए बेताब हुए जा रहा था। असीम के चेहरे को देखकर विनोद को भी काफी अजीब लग रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने पीछे धक दिया और घबराते हुए बोला, सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आप हैं। विनोद की बात सुनकर असीम अपने ख्यालों से बाहर आया। वो बार बार श्रीति की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रीति ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था, जिस वजह से असीम उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। और विनोद बार बार श्रीति को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि उसकी बेटी बेहद खूबसूरत है, जिस पर किसी की भी नजर पड़ सकती है। असीम ने अपनी दाढ़ी को खतरनाक तरीके से मसला और नशे से श्रीति की तरफ देखते कातिल तरीके से बोला, शर्मा, तुम्हारा तो मुझसे कोई बहुत गहरा रिश्ता लगता है, तभी तो जब देखो तब तुम्हारा और मेरा टकराना हो ही जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स। असीम अभी भी अपनी नशीली नजरों से विनोद के पीछे छुपी हुई श्रीति को देख रहा था, जो सहमी हुई थी क्योंकि वो गैर मर्द से बात करने से डरती थी। असीम की बात सुनकर विनोद घबराते हुए बोला, सरकार, मुझसे गलती हुई है जिसकी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना कहकर विनोद ने श्रीति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तेजी से वहां से चला गया। असीम श्रीति को पीछे से देख रहा था और उसके तन बदन में एक चिंगारी पैदा हो गई थी, जो बहुत जल्द ज्वालामुखी का रूप धारण करने वाली थी। असीम अपनी जुनूनी निगाहों से लगातार श्रीति को देख रहा था और तभी अचानक श्रीति ने पलट कर देखा तो असीम के होश उड़ गए। श्रीति बेहिसाब खूबसूरती लिए असीम की तरफ बेचैनी से देख रही थी और फिर वो वापस पलट गई और दोनों बाप बेटी कैब में बैठकर वहां से चले गए। असीम उस कैब को देखता रहा और अपने सीने को नशे से मसलता रहा। रोड के बीचों बीच खड़ा वो जुनूनी आदमी अभी भी उस दिशा में देख रहा था जहां से वो कैब गई थी। असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो कुटिल तरीके से बोला, विनोद शर्मा, रिश्ता काफी गहरा होने वाला है। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। कुछ देर बाद विनोद अपने बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गया, जहां उसकी पत्नी साधना उसका इंतजार कर रही थी। श्रीति अपने पापा को संभालते हुए घर के अंदर आ गई। छोटू अपने कमरे में चला गया। विनोद की ऐसी हालत देखकर साधना परेशान होकर बोली, ये क्या हुआ आपको? विनोद कुछ नहीं बोला और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। साधना परेशान होकर उसके पास में बैठ गई और बोली, बताइए ना, आपको क्या हुआ है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। विनोद अभी भी कुछ नहीं बोला। उसके सामने असीम का वो खतरनाक चेहरा घूम रहा था। विनोद समझ गया था कि अब असीम कोई बहुत बड़ी और खतरनाक चाल चलने वाला है, जिसका सामना विनोद नहीं कर पाएगा। साधना की परेशानी देखकर श्रीति बोली, माँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। इतना कहकर श्रीति ने उसकी माँ को वो सब कुछ बता दिया जो आज सड़क पर हुआ था। उसे सुनकर साधना काफी परेशान हो गई और अपने पति को समझाने लगी, आपको क्या जरूरत है किसी को कुछ बोलने की? कोई कुछ भी करता है, हमें बीच में ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फालतू के मामले में फंस जाते हो। वो तो अच्छा हुआ कि उस आदमी के गार्ड्स ने आपको कुछ नहीं किया, वरना आपके साथ मारपीट करते तो हम लोग क्या करते? हम लोग तो अमीर लोगों को पहुंच भी नहीं सकते। आप भी ना कई बार फालतू की मुसीबत अपने ऊपर मोड़ ले लेते हैं। विनोद ने साधना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। साधना ने गहरी सांस ली और किचन में चली गई। श्रीति के सामने असीम का चेहरा घूमने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को झटका और अपना काम करने चली गई। श्रीति अनजान थी अपनी जिंदगी में आने वाले खतरे से। उसके ऊपर एक खतरनाक आदमी की नजर पड़ चुकी थी, जो शायद अब श्रीति को छोड़ेगा नहीं। दिल्ली शहर के हाई क्लास एरिया में एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला रात के अंधेरे में चमक रहा था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। बंगले के बाहर बड़ी सी दीवार पर बड़े अक्षरों में ठाकुर विला लिखा हुआ था। उसी बंगले के सबसे ऊपर के फ्लोर पर एक आलीशान महलों जैसा कमरा बना हुआ था, जिसमें सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी रोशनी में बेड पर बिना शर्ट के लेटे हुए एक आदमी बेहद आकर्षक और हसीन लग रहा था। उसकी आंखों में नशा और जुनून साफ नजर आ रहा था। उसने कमर तक चादर ओढ़ रखी थी और उसका आकर्षक सीना चमक रहा था। असीम ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने श्रीति का मासूम सा चेहरा घूमने लगा, और उसने अपनी आंखें खोली तो फिर से उसके सामने श्रीति का चेहरा घूमने लगा। असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपने सीने को मसलते हुए जुनून से बोला,
मेरा काम मेरा जुनून है, लेकिन अब तुम्हें पाना मेरा दीवानापन है। अनजान को सबसे खास बनाने की मंजिल के सफर पर कल मैं अपना पहला कदम रखने जा रहा हूँ। स्माइल विद हॉर्न्स। असीम को पहली नजर में ही श्रीति ने अंदर तक हिला दिया था, उसके अंदर के तार हिला दिए थे और अब असीम पर श्रीति को पाने का जुनून सवार हो गया था, जो उसे किस हद तक ले जाएगा ये जानना काफी दिलचस्प होगा हम सब के लिए। श्रीति इन सबसे अनजान अपने कमरे में बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। उसका छोटा भाई उसके बगल में लेटा हुआ था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बहुत जल्द श्रीति की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसका नाम है असीम ठाकुर। अगली सुबह सुबह के 8 बज रहे थे। विनोद काफी परेशान दिख रहा था और अपने कमरे में टहल रहा था। साधना उसे देखकर परेशानी से बोली, कहा था इतना लालच मत करिए, अब देखिए क्या परिणाम हासिल हुआ है, सब कुछ लूट गया। ऊपर से बेटी जवान हो गई है, उसकी भी शादी करवानी है और आपने ये सब घोटाला कर दिया है। क्या जरूरत थी आपको इतने बड़े आदमी के साथ उलझने की और उसके साथ धोखा करने की। विनोद को गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, अपनी जुबान को लगाम दो साधना। मैंने जो किया वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया था, पर मुझे क्या पता था कि वो असीम ठाकुर इतना चालाक निकलेगा और मुझे ही लूट लेगा। साधना, अरे वो बिल्डर है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके अंदर लोमड़ी जैसा दिमाग है, आपकी नियत को वो जल्दी ही पहचान गया होगा। विनोद, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि घर की भी नीलामी होने वाली है। विनोद की बात सुनकर साधना परेशान हो गई। तभी विनोद का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो ठाकुर कंस्ट्रक्शन से उसे कॉल आ रहा था। विनोद ने झट से कॉल अटेंड किया तो विनोद को तुरंत ठाकुर कंस्ट्रक्शन बुलाया गया, क्योंकि असीम ठाकुर उससे बात करना चाहते हैं। विनोद ने फोन वापस जेब में रख दिया और सोचते हुए बोला, पता नहीं अब वो आदमी मुझसे क्या चाहता है। साधना, आप जाए, क्या पता हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए हमें। विनोद को घबराहट भी हो रही थी और एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी और वो तुरंत ठाकुर कंस्ट्रक्शन के लिए निकल गया। कुछ देर बाद विनोद ठाकुर कंस्ट्रक्शन पहुंच गया और घबराते हुए असीम के केबिन की तरफ पहुंच गया। उसने केबिन के दरवाजे को नॉक किया और अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा कि केबिन के अंदर बड़ी सी कांच की विंडो थी, जिसके सामने असीम ठाकुर बेहद एटीट्यूड और स्टाइल से खड़ा था। उसकी पीठ विनोद के सामने थी। विनोद असीम के पास आया और सिर झुकाकर बोला, जी कहीं सरकार, आपको मुझसे क्या बात करनी है। असीम के चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने आज डार्क ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी और रंग उसका सांवला था। वो ना ज्यादा गोरा था ना ज्यादा काला था, लेकिन दिखने में बेहद आकर्षक था। असीम उस कांच की खिड़की में से बाहर देखते हुए बेहद जुनूनी तरीके से बोला, तुम्हारा तो सब कुछ लुट गया है शर्मा, सोच रहा हूँ तुम पर थोड़ी दया दिखा दूं, तुम्हारा थोड़ा भला कर दूं। असीम की बात सुनकर विनोद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी, अब शायद उसका थोड़ा सा भला हो जाएगा, लेकिन उसे शक भी हो रहा था कि असीम ठाकुर जैसा खतरनाक इंसान जिसके साथ विनोद ने धोखा करने की कोशिश की है, वह भला विनोद की मदद क्यों करेगा। विनोद सवालिया नजरों से असीम की तरफ देख रहा था। तभी असीम उसकी तरफ मुड़ा और वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और बोला, तुम्हें तुम्हारा घर और जमीन में वापस लौटा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। असीम की बात सुनकर विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह एक्साइटेड होकर बोला, जी सरकार, मैं अपनी जमीन और घर वापस लेना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे मेरी जमीन और घर वापस लौटा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी आपके साथ गलत नहीं करूंगा और अपने काम से मतलब रखूंगा। मुझे मेरी जमीन और घर वापस दे दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और आपके पैर पड़कर आपसे माफी मांगने को भी तैयार हूँ। विनोद की बात सुनकर असीम डेविल तरीके से मुस्कुराया और बोला, अरे अरे, आजकल की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, कुछ भी चाहिए तो उसके बदले कुछ देना पड़ता है, और तुम्हें तुम्हारा घर और जमीन वापस चाहिए जो कि कानूनी तौर पर अब मेरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें फ्री में तो सब कुछ दूंगा नहीं। असीम की बात सुनकर विनोद को अजीब सा डर लगने लगा। उसे पता था कि असीम इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था, लेकिन अब वो क्या कहने वाला था वो सोचकर ही विनोद डर रहा था। विनोद घबराते हुए बोला, आपको क्या चाहिए मुझसे, आप बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ अगर वो मेरे बस में हुआ तो। असीम ने गहरी सांस ली और बहुत खतरनाक तरीके से बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया, बगावत करने की कोशिश की, उसका परिणाम तुम्हारे सामने आया, लेकिन फिर भी अपना दिल बड़ा रखकर मैं तुम्हें तुम्हारा घर जमीन वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर तुमने मुझे वह नहीं दी तो तुम अपने घर और जमीन को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। असीम की बात सुनकर विनोद काफी दंग रह गया। आखिर में उसके पास ऐसा क्या कीमती चीज है जो असीम को चाहिए। विनोद हैरानी से बोला, जी सरकार, कहिए मेरे पास ऐसा क्या कीमती है जो आपको चाहिए और मैं देने के लिए तैयार हूँ। विनोद की बात सुनकर असीम कातिल मुस्कान लिए बोला, ठीक है। इतना कहकर असीम ने अपने टेबल पर से रिमोट उठाया और सामने की दीवार पर लगी एलसीडी को ऑन कर दिया। उस एलसीडी स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। असीम ने विनोद को एलसीडी की तरफ देखने का इशारा किया। विनोद ने जब एलसीडी को देखा तो उस पर जिस लड़की का चेहरा दिख रहा था उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसके होश उड़ गए। उस स्क्रीन पर और कोई नहीं बल्कि विनोद की इकलौती बेटी श्रीति का चेहरा नजर आ रहा था। अपनी बेटी की तस्वीर देखकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी की तस्वीर असीम के पास क्या कर रही थी और वो ये फोटो दिखाकर क्या कहना चाहता है।
विनोद को घबराहट हो रही थी, वो वापस असीम की तरफ मुड़ा और बोला, सरकार मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे मेरी बेटी की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? असीम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बेहद आकर्षक तरीके से एलसीडी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारा घर और जमीन चाहिए जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी यह बेटी चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम अपनी जमीन और घर रखो, इसके बदले मुझे अपनी बेटी सौंप दो। असीम की बात सुनकर विनोद को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। असीम उससे उसकी बेटी मांग रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने एक झटके में कह दिया कि माफ कीजिए सरकार, मैं अपनी बेटी किसी को सौंप नहीं सकता, वो मेरी बेटी है, उस पर मेरा हक है। विनोद की बात सुनकर असीम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और स्क्रीन पर हाथ लगाते हुए बेहद नशे से बोला, ठीक, तुम्हारी बेटी को तो मैं कैसे भी हासिल कर लूंगा, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारी जमीन और घर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। असीम की बात सुनकर विनोद घबरा गया और असीम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं सरकार, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, आप मुझे एक दिन का मौका दीजिए, मैं सोचकर आपको जवाब देता हूं। असीम विनोद की तरफ मुड़ा और थोड़ा गुस्से से बोला, जाओ, तुम्हें एक दिन की मोहलत दी, सोचो और तुरंत आकर मुझे जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूं, और उसके बदले तो मैं तुम्हारी जमीन और घर वापस मिल जाएगा, वह भी कानूनी तौर पर। विनोद ने हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद असीम ने एलसीडी स्क्रीन पर हाथ लगाया और बेहद जुनून से बोला, जो न सोचा था वो करने चला हूँ, जिस मंजिल को कभी न चाहा था, आज उसी की राह पर उसकी मंजिल की चाह में निकल चुका हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार रहना, बहुत जल्द मुलाकात होगी। फायर। असीम की आंखों में दीवानापन और जुनून नजर आ रहा था। उसकी आंखों में कोई बुराई नहीं थी श्रुति को लेकर, लेकिन जो था वो बेहद था, उसकी कोई हद नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। कहते हैं कि पहली नजर का प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन ऐसा असीम के साथ नहीं था। उसका दिल जुड़ चुका था उस अनजानी लड़की से जिसे उसने पहली बार सड़क पर देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने बिजनेस के अलावा इन सब चीजों पर भी ध्यान देगा, लेकिन आज उस लड़की ने असीम के ऊपर ऐसा जादू किया था कि वह उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था, जैसा कि उसने विनोद के साथ भी किया। श्रुति को पाने के लिए उसने विनोद के सामने ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा कर पाना विनोद के लिए मुश्किल था, लेकिन शायद वह अपने लालच में आकर असीम की शर्त को मानने के लिए तैयार हो सकता था। असीम ने उसे एक दिन की मोहलत दी थी। एक दिन सबसे ज्यादा भारी था असीम के लिए। एक दिन के बाद असीम और श्रुति की जिंदगी का फैसला होने वाला था। एक दिन भी गुजारना असीम के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। उसके आगे बार बार श्रुति का वो मासूम सा घबराया हुआ चेहरा घूम रहा था। असीम पागल हो रहा था, वो बार बार शराब पर शराब पिए जा रहा था। धीरे धीरे उसका दिमाग और दिल श्रुति की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। विनोद अपने घर पहुंच गया और सीधा अपने रूम में चला गया। उसे देखकर उसकी पत्नी साधना भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। इस वक्त दोनों बच्चे घर में नहीं थे। साधना कमरे में आई तो उसने देखा विनोद पलंग पर बैठा हुआ था। उसने अपने बालों को पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। साधना उसके पास आई, उसे संभालते हुए बोली, आपको क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? असीम ठाकुर ने आपसे ऐसा क्या कह दिया? विनोद को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरी जमीन और घर वापस दे देगा, लेकिन उसके बदले मुझे अपनी बेटी उसे सौंपनी होगी। विनोद की बात सुनकर साधना को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और जोर से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी किसी अनजान आदमी को नहीं सौंप सकती। भले बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं अपनी फूल सी बच्ची उसे नहीं दे सकती। विनोद, मैं भी नहीं सोच सकता, इसीलिए तो परेशान हो रहा हूँ। उसने मुझे एक दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर मुझे मेरी जमीन और घर वापस चाहिए तो मुझे श्रुति को से देना होगा, वरना वह मेरी जमीन और घर की नीलामी कर देगा और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। साधना भी परेशान हो गई थी। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, क्योंकि एक बार किसी बड़े आदमी की नजर अगर किसी लड़की पर पड़ जाए तो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता है, और ऐसा ही कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। इस शहर के और इस देश के इतने बड़े बिल्डर की नजर उनकी बेटी पर पड़ चुकी थी। अब पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला था। अगर वो लोग श्रुति को उसे नहीं देते तो भी वो तो किसी भी तरह श्रुति को हासिल कर ही लेगा। दोनों पति पत्नी बहुत डर रहे थे, किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहे थे। आज की रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई और कल का दिन बचा था सोचने के लिए। इस दिन के बाद सबकी जिंदगी में सब कुछ बदलाव होने वाला था। श्रुति और छोटू को अपने माता पिता का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वह दोनों काफी शांत हो गए थे और बहुत चिंता में रहने लगे थे। दोनों ने कई बार अपने माता पिता से पूछा, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। थक कर वो दोनों हमेशा अपने काम में लग जाते हैं। आज का दिन भी गुजर गया और रात हो चुकी थी और विनोद की परेशानी भी बढ़ चुकी थी। कल उसे किसी भी कीमत पर असीम को जवाब देना था कि उसने क्या फैसला लिया। विनोद बहुत घबरा रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी बेटी को अपने पास रखे और सब के सब सड़क पर आ जाए, या फिर अपनी बेटी को असीम ठाकुर को सौंपकर अपना घर और जमीन उससे वापस ले ले। विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से कौन से रास्ते को चुने।
सुबह के 8 बजे विनोद घबराया हुआ था। उसकी शर्त की मोहलत का वक्त अब खत्म हो चुका था और अब उसे असीम ठाकुर को जवाब देना था, लेकिन वो अभी भी काफी कंफ्यूज लग रहा था कि वो करे क्या। श्रीति अपने कमरे थी और अपने भाई को पढ़ा रही थी क्योंकि कुछ देर बाद उसके एग्जाम थे। साधना जी अपना काम कर रही थी। कुछ देर बाद उनके घर के बाहर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी और उसके पीछे एक और गाड़ी आकर रुकी। पीछे वाली गाड़ी में से काले कपड़े पहने कई गार्ड्स बाहर निकले और उनमें से एक गार्ड आगे आया। उसने उस लग्जरी गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से हमारे हैंडसम डैशिंग मिस्टर असीम ठाकुर बड़ी शान और रौब से बाहर निकले। असीम ने अपने कोट को ठीक किया और विनोद के छोटे से घर को अपनी खतरनाक नजरों से देखने लगा। गाड़ी का हॉर्न सुनकर विनोद अपने घर से बाहर निकल कर आया और अपने सामने असीम ठाकुर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विनोद के घबराए हुए चेहरे को देखकर असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वह विनोद की तरफ बढ़ने लगा और विनोद घबराता हुआ पीछे हटने लगा। असीम के साथ साथ उसके गार्ड्स भी चल रहे थे। असीम ने अपने हाथ के इशारे से अपने गार्ड्स को बाहर ही रोक दिया, सिवाय एक गार्ड के, और खुद विनोद के साथ उसके घर के अंदर चला गया। विनोद हकलाते हुए बोला, आए सरकार, बैठिए। असीम हॉल के अंदर खड़ा था और उस पूरे घर को देख रहा था। उसके सामने एक बार फिर से श्रीति का चेहरा घूमने लगा, जो बहुत खूबसूरत था। वो सोच रहा था कि वो खूबसूरत और प्यारी सी लड़की इसी घर में रहती है। इस लड़की के लिए तो असीम आज यहाँ तक पहुंच गया है। असीम बिना कुछ बोले हॉल में सोफे पर बैठ गया, वह भी एक राजा की तरह, फुल एटीट्यूड के साथ। विनोद उसके सामने खड़ा था और घबरा रहा था। विनोद की घबराहट देखकर असीम बोला, तो क्या सोचा फिर तुमने? वो क्या है ना, तुम तो आए नहीं तो सोचा मैं ही चला आता हूँ अपनी कीमती चीज तुमसे लेने के लिए। आफीम की खतरनाक बातें सुनकर विनोद को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। असीम उसके चेहरे को देखकर बोला, बेटी को अपने साथ रखोगे तो सड़क पर आ जाओगे, और अगर तुमने बेटी मुझे सौंप दी तो तुम्हें तुम्हारा घर और जमीन कानूनी हक के साथ वापस मिल जाएगा। सोच लो, और वैसे भी तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। इस छोटे से घर से निकलकर वो बहुत बड़े महल में जाने वाली है, और वह भी पूरी इज्जत के साथ। असीम की बातें विनोद के दिमाग में घुस रही थी और वह गहराई से कुछ सोच रहा था। कुछ सोचते हुए विनोद बोला, सरकार वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से मेरी बेटी को लेकर जाएंगे तो समाज क्या सोचेगा? सोसाइटी में तो आपकी हमारी सबकी बेइज्जती होगी ना। असीम कटाक्ष में मुस्कुराते हुए बोला, कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने जो अपनी इज्जत के बारे में ना सोचूं। तुम्हारी बेटी को अपनी बीवी बनाकर लेकर जाऊंगा, तभी तो कहा था कि पूरी इज्जत के साथ वो मेरे साथ चलेगी। असीम की बात सुनकर विनोद को बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें क्या ही गलत था? कितना बड़ा आदमी उसकी बेटी से शादी कर लेगा, उसकी बेटी की जिंदगी तो सवर ही जाएगी। साथ साथ में विनोद को भी जिंदगी भर का आराम मिल जाएगा। वह भी अपनी बेटी की मदद से बहुत कुछ हासिल कर सकता है अपने दामाद से। विनोद की चालाकी एक बार फिर से उठने लगी थी और वो बहुत दूर का सोच रहा था। एक तरह से उसके दोनों काम एक साथ में सफल हो रहे थे। एक तो उसे उसकी जमीन वापस मिल रही थी, इसके अलावा उसकी बेटी की भी शादी हो रही थी, वह बिना किसी मेहनत के। विनोद गहराई से सोच रहा था और असीम पूरे घर में अपनी नजरें दौड़ा रहा था कि कहीं से तो उसे वो मासूम सी लड़की दिखाई दे, जिसे देखने भर से असीम की ऐसी हालत हो गई थी कि उसके पीछे पीछे वो आज यहाँ तक पहुंच गया है, लेकिन उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। कुछ देर बाद विनोद ने गहरी सांस ली और बोला, सरकार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं और हमें हमारी जमीन और घर वापस लौटा दीजिए। विनोद की बात सुनकर आज पहली बार असीम के दिल को बहुत सुकून मिला था। वो नहीं बता सकता था कि आज वो कितना खुश है, लेकिन उसने अपनी खुशी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं की और अपने पास खड़े एक गार्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उस गार्ड ने असीम के हाथों में एक पेपर रख दिया और असीम ने पेपर विनोद को थमा दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे जिनमें वो सब शर्तें लिखी हुई थी कि विनोद को उसकी जमीन और घर कानूनी तौर पर वापस लौटा दी जाएगी और विनोद की बेटी की शादी असीम के साथ होगी और वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ असीम के साथ रह सकती है और कहीं भी नहीं। विनोद ने लालच में आकर उस पेपर पर साइन कर दिए। साइन होते ही वो शर्तें मान्य हो चुकी थी जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता था। श्रीति की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हो चुका था, लेकिन उसे इस बारे में मालूम तक नहीं था। वो तो अपने छोटे भाई को पढ़ा रही थी और श्रीति की जिंदगी एक पल की में बदल गई थी। वो एक अजनबी इंसान से शादी करने जा रही थी जिससे उसने एक शब्द की बात तक नहीं की है। पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला था। विनोद ने वो पेपर्स वापस असीम को लौटा दिए। तभी असीम बोला, मैं तुम्हारी बेटी से आज ही शादी करना चाहता हूँ। असीम की बात सुनकर विनोद दंग रह गया और बोला, सरकार, इतनी जल्दी शादी कैसे होगी? इसमें तो बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, आप समझ सकते हैं। असीम, मुझे कानूनी कार्यवाही के साथ तुम्हारी बेटी से शादी करनी है और ये आज ही होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर रत्ती भर का यकीन नहीं है। विनोद असीम से ज्यादा बहस नहीं कर सकता था और कहीं ना कहीं असीम का फैसला सही भी था। इससे विनोद को ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और सस्ते में उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। विनोद ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया अपनी बीवी से बात करने के लिए। वो कमरे के अंदर आया, साधना कपड़े समेट रही थी और विनोद ने उसे आकर सब कुछ बता दिया। विनोद की बात सुनकर साधना को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? बिना पूछे बिना जाने आपने उसकी शादी तय कर दी, जिस इंसान को हम ठीक से जानते तक नहीं है, जो इतना बड़ा आदमी जो हमारी पहुंच से बाहर है, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कैसे करा सकते हैं?
विनोद साधना को शांत करते हुए बोला, चुप रहो, तुम, बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है और तुम अब आग मत लगाओ। कोई तुम्हारी बेटी को तकलीफ नहीं देगा, वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत पैसे हैं उनके पास, हमारी बेटी जिंदगी भर ऐश करेगी वहां पर रानी बनकर। और कौन सा वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो इज्जत के साथ हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। बताओ, ढूंढने पर भी ऐसा दामाद मिलेगा? साधना को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे ये सब पसंद नहीं था, उसे पैसों का लालच नहीं था, लेकिन पति के आगे वो मजबूर थी। साधना परेशान होकर बोली, देखिए, एक बार फिर से पूछे बिना उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना बहुत गलत है। मानती हूँ हमारी बेटी बहुत अच्छी है, आपकी हर बात मानती है, लेकिन उसके साथ ऐसा मत कीजिए। वो इस लड़के को जानती तक नहीं है, उसके साथ उसकी शादी करा देंगे अपने फायदे के लिए। ये आप अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं। विनोद, ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर रहा हूँ, उसकी शादी करवा रहा हूँ, वह भी इज्जत के साथ, कानूनी तरीके से। और शादी करना कोई गलत बात नहीं है, फिर भले वो अमीर से हो या गरीब से हो। और हमारी बेटी की शादी बहुत बड़े अमीर इंसान के साथ हो रही है, वो भी खुश रहेगी और हम भी खुश रहेंगे। दूर तक का सोचो ना कि अभी का सोचो, ठीक है? और जाओ, श्रुति से ये सब कह दो जो आज हुआ और उसे कहो तैयार हो जाए। साधना हैरानी से बोली, तैयार क्यों होना है पर? विनोद, क्योंकि आज ही हमारी बेटी की शादी है। विनोद की बात सुनकर साधना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज ही शादी होना, ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा था, उसे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो अपनी बेटी को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकती थी, लेकिन अपने पति के आगे मजबूर साधना कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसने विनोद को फिर से मना किया, लेकिन विनोद ने उसकी एक बात नहीं सुनी। परेशान होकर साधना श्रुति के कमरे में चली गई, जहाँ वो अपने छोटे भाई को अभी भी पढ़ाई करवा रही थी। अपनी माँ को देखकर श्रुति प्यार से बोली, आप वहाँ क्यों खड़ी है मम्मा, यहाँ आकर बैठिए न, हमसे बातें कीजिए। साधना श्रुति के पास आई और उसने श्रुति का हाथ पकड़कर उसे कसकर गले लगा लिया और भावुक हो गई। श्रुति को कुछ समझ नहीं आया कि उसकी माँ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन उसने भी अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया और बाद में उसके चेहरे को पकड़कर बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, पापा ने कुछ कहा आपसे? साधना अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, आज तुम्हारी शादी है, इसलिए तुम्हें तैयार करने आए हूँ। साधना के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्रुति के तो होश उड़ गए। जो उसने सोचा नहीं था वो उसकी मां ने आकर उससे कह दिया था, जो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो हैरानी से अपने मां के चेहरे को देख रही थी। कुछ देर तो वह खामोश रही, क्योंकि उसे इस बात को हजम करने में भी वक्त लग रहा था। श्रुति बोली, आप मजाक कर रही है कि आज मेरी शादी है और मुझे तो कुछ पता भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? साधना ने श्रुति को वो सारी बातें बता दी जो काफी समय से हो रही थी। उन सभी बातों को सुनकर श्रुति दंग रह गई, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था, क्योंकि उसका रिश्ता तय हो चुका था, वह भी उस इंसान के साथ जिसके बारे में वीपी कुछ जानती तक नहीं है, यहाँ तक कि उसने उसकी शक्ल को भी ध्यान से नहीं देखा है। श्रुति को खामोश देखकर उसकी माँ बोली, हमें माफ कर दो बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे पापा को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर से लालच में फंस गए हैं और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो बिल्डर तुमसे शादी करना चाहता है और इज्जत के साथ अपने साथ ले जाना चाहता है, इसलिए तुम्हारे पापा ने उनकी शर्त मान ली है और तुम्हारी शादी उससे तय कर दी है। उस बिल्डर ने कहा कि उसे तुमसे आज ही कानूनी तरीके से शादी करेगा, इसलिए मैं तुम्हें तैयार करने आई हूँ। प्लीज बेटा, मेरी बात मान जाओ। जानती हूँ तुम्हारे माँ बाप बहुत स्वार्थी बन रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें बेटा, हम भी बहुत मजबूर है। अगर उस बिल्डर की बात नहीं मानी तो हमारा घर चला जाएगा और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तुम ही सोचो, क्या तुम अपने माँ बाप को सड़क पर देख सकती हो? अपनी माँ की बात सुनकर श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके साथ सच में बहुत गलत हो रहा था, उसकी जिंदगी का फैसला ले लिया गया था और उससे एक बार पूछा भी नहीं गया। ये सब बहुत गलत था, लेकिन अपने अच्छे दिल की वजह से वो अपने माँ बाप को मना भी नहीं कर सकती थी। अगर उसने मना कर दिया तो उसके माँ बाप सड़क पर आ जाएंगे और अब तो पेपर पर साइन हो चुके हैं, तो वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती, वरना उनके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती थी। श्रुति पलंग पर बैठकर रोने लगी, उसकी माँ उसके बगल में बैठकर रो रही थी। एक माँ, मजबूर माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करने के लिए, और एक बेटी मजबूर थी अपने माँ बाप की खुशी के लिए। आज वो अपने आप को दांव पर लगाने जा रही थी। साधना ने श्रुति के आंसू पोंछे और उसे शांत करते हुए बोली, जिंदगी भर तुम्हारे इस एहसान तले दबे हुए रहेंगे तुम्हारे माँ बाप। तुम जो करने जा रही हो वो कोई नहीं कर सकता। सच में आज हम बहुत बड़े गुनहगार बन गए अपनी मासूम बच्ची की नजरों में। साधना की बात सुनकर श्रुति कुछ नहीं बोली, वो खामोशी से बैठी हुई थी। उसे उस असीम ठाकुर के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया कि आज उसके माँ बाप को ऐसा फैसला लेना पड़ा। लेकिन श्रुति को अपने पापा की गलती नहीं दिखाई दे रही थी कि उसके पापा ने पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को ही आगे कर दिया था। अगर वह चाहते तो संघर्ष की जिंदगी जी सकते थे अपनी बेटी को बचाकर, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और श्रुति को भी अपने पापा की गलती नजर नहीं आई। उसके अंदर असीम के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी, हालांकि वो असीम को इतना नहीं जानती थी। श्रुति की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं जिसके साथ वो शादी करने जा रही है वो शख्स कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, क्या उसका बर्ताव होगा, किस तरीके से श्रुति उसके साथ रहेगी। ये सब सोच सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था। विनोद बाहर हॉल में आया और असीम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने मेरी बेटी से बात कर ली है और वो शादी के लिए तैयार है, अब आगे जो आप चाहे वो कर सकते हैं।
ये बात सुनकर असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो जो चाहता था वो अब हो ही रहा था। असीम कुछ गहराई से सोचने लगा और बोला, अपनी बेटी को बुलाओ और उसे कह दो कि उसका दूल्हा उसे लेने आया है। विनोद ने हाँ में सिर हिला दिया और श्रुति के कमरे में चला गया जहां पर तीनों माँ बेटे उदास बैठे हुए थे। विनोद कमरे में आया और बोला, चलो श्रुति, तुम्हें असीम ठाकुर बुला रहे हैं। वो तीनों अपनी जगह से खड़े हो गए। श्रुति दुखी होकर बोली, पापा ये सही नहीं है। मैं कैसे किसी अजनबी से शादी कर लूं? एक तरफ से तो ये सौदा हो रहा है ना, क्या मैं सौदा करने लायक हूं? छोटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी मम्मी को पकड़ कर खड़ा था। श्रुति की बात सुनकर विनोद थोड़ा नाराजगी से बोला, देखो श्रुति, हमारे ऊपर बहुत भयंकर संकट आया है और उससे बचने के लिए हमारे पास बस एक यही रास्ता है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम वहां जाकर दुखी नहीं होगी। वो बहुत अमीर इंसान है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और दिखने में भी वो बहुत हैंडसम है। अपने पापा की बात सुनकर श्रुति बहुत हैरान रह गई और बोली, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है, भावनाएं भी कुछ मायने रखती हैं। आप कुछ समझ क्यों नहीं रहे हैं? पापा, आपने बिना मुझसे पूछे उनकी ऐसी शर्त को मान लिया और अब आकर मुझसे कह रहे हैं कि उसके चली जाऊं। मैं कैसे चली जाऊं किसी अनजान के साथ में? आप खुद सोचिए वो मेरे साथ क्या करेगा, मुझे इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। विनोद गुस्से से बोला, श्रुति तुम ज्यादा मत बोलो और चुपचाप मेरी बात मान जाओ। वो इंसान तुम्हें खरीद नहीं रहा है, वो तुमसे शादी कर रहा है, वह भी कानूनी तरीके से और पूरी इज्जत के साथ। वो तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जा रहा है। इसमें तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तुम्हारी किसी से शादी करवाते तो वो लड़का तुम्हारे लिए अनजान ही होने वाला था। तो बस मिस्टर असीम ठाकुर भी तुम्हारे लिए वो लड़का ही है जिससे हम तुम्हारी शादी करवा रहे हो। तुम यही समझकर चली जाओ कि तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है। श्रुति कुछ भी बोले लेकिन उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने भी हिम्मत हार ली, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी जिंदगी का फैसला बिना उसकी मर्जी जाने कर लिया गया था, उस जो कि बहुत गलत था। श्रुति खामोशी से खड़ी हुई थी, तभी विनोद बोला, चलो वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तुम्हें जाना होगा। साधना ने श्रुति का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें मना कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए ये जमीन और घर। विनोद गुस्से से बोला, साधना तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लिए हैं। अब अगर हम श्रुति की शादी उनसे नहीं करवाते हैं तो हम सबके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, हम जेल भी जा सकते हैं। साधना, तो बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करनी चाहिए थी ना? एक तो गलत काम किया, पहले फिर फंस गए और फिर अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करके आ गए। आप बार बार गलती कर रहे हैं। साधना की बात सुनकर विनोद को और गुस्सा आया। वो उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर बोला, देखो मेरे सिर चढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये जो कर रहा हूँ वो हम सबके फायदे के लिए कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। आगे जाकर देखना, तुम सब मुझसे कहोगे कि मेरा यह फैसला सही साबित हुआ। श्रुति की शादी करवा रहा हूँ मैं, वो भी इतने बड़े बिल्डर से। जिंदगी भर खुश रहेगी हमारी बेटी, और वो कोई बुढ़ा आदमी नहीं है, सिर्फ 25 साल का जवान लड़का है। अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी, जो मैं कहूंगा वो करोगी। तुम सबको मैंने पाला है, मेरा हक बनता है तुम तीनों के ऊपर, और अपनी बेटी की शादी करवाने का हक सिर्फ मेरा है। और मैंने तय कर लिया है कि श्रुति की शादी असीम ठाकुर से ही होगी, वह भी आज ही होगी। साधना कुछ और बोलती इससे पहले श्रुति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। श्रुति ने अपने आंसू पोंछे और बोली, ठीक है पापा, आपने हमें पाला है, आपका हक बनता है हमारे ऊपर। जो आप हमारे साथ करना चाहे कर लीजिए, मैं आपके साथ बाहर चलने के लिए तैयार हूँ। श्रुति की बात सुनकर विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। जैसे जैसे श्रुति के कदम हॉल की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसका दिल घबरा रहा था, उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। विनोद श्रुति को लेकर हॉल में आया और खड़ा हो गया। श्रुति डर के मारे उसके पीछे खड़ी थी। असीम ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे विनोद के पीछे एक लड़की दिखाई दे जो अपने पिता के पीछे छुपी हुई थी। असीम उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन असीम के चेहरे पर बहुत सुकून नजर आ रहा था। श्रुति को पाने के लिए उसने ये सब किया था। उसे नहीं पता था कि पहली नजर में उसे ये लड़की इतनी अच्छी लगने लग जाएगी। असीम श्रुति को देखने के लिए बेचैन हुए जा रहा था और वो लड़की उसके सामने नहीं आ रही थी। असीम ने उसके ऊपर बिल्कुल भी गंदी नजर नहीं डाली। उसने अपनी नजरें फेर ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, हम अभी कोर्ट जाएंगे और वहां पर हमारी शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी बेटी मेरे साथ चलेगी मेरे घर। असीम की बात सुनकर श्रुति के रोंगटे खड़े हो गए। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी 1-2 दिन में इतनी बदल जाएगी कि उसकी शादी ही हो जाएगी, वह भी अजनबी के साथ। वो अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो इस असीम ठाकुर से बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। भगवान ने खुद श्रुति की जिंदगी में असीम को लिखा था, जिस वजह से आज ये सब हो रहा था। विनोद ने श्रुति का हाथ पकड़कर उसे आगे खड़ा कर दिया। श्रुति आगे नहीं आना चाहती थी, लेकिन विनोद उसे जबरदस्ती आगे ला रहा था। ये सब देखकर असीम को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बोला, जब उसे नहीं आना तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो जहां खड़ी है उसे खड़ी रहने दो। वो कोई चीज नहीं है जो तुम उसे पेश कर रहे हो, वो मेरी होने वाली बीवी है जिसे इज्जत के साथ में यहां से ले जाने वाला हूं।
असीम के गुस्से को देखकर विनोद डर गया और चुपचाप खड़ा हो गया। असीम की यह बात श्रुति को अच्छी लगी, लेकिन वह इस बात को भूलकर वापस ये याद करने लगी कि इस आदमी की वजह से वो आज इतनी दुखी हो रही है। असीम अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, चलो। इतना कहकर असीम आगे बढ़ने लगा। श्रुति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना एक कदम भी आगे बढ़ाए। वो लाचारी से अपने पिता के सामने देखने लगी। विनोद ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा डरो मत, तुम बुरी नहीं हो तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जाओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। असीम ठाकुर के साथ श्रुति की आंखें भर आई। उसे बहुत रोना आ रहा था। कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसके साथ ऐसा हो रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। असीम आगे चल रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई नहीं है। असीम अपनी जगह पर ठहर गया और बिना मुड़े अपनी दमदार आवाज में बोला, मेरे पास वक्त की कमी है और जो वक्त मेरे पास है वह बेहद कीमती है और यहाँ बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैं गुस्सा करूं इससे पहले शांति से कह रहा हूं कि मेरे साथ चलो, मुझे जल्दी से कोर्ट पहुंचना है क्योंकि उसके बाद मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां पर भी जाना है। इतना कहकर असीम घर से बाहर चला गया। विनोद ने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। असीम अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और अपने गार्ड से बात कर रहा था। विनोद श्रुति को लेकर बाहर आया और उसे असीम के पास खड़ा कर दिया। असीम ने अभी तक श्रुति को नहीं देखा था और वह देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता ही है कि श्रुति उसकी होने वाली बीवी है और जिंदगी भर उसे अपनी बीवी को ही देखना है। और वो ये भी समझ रहा था कि ये लड़की बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा। इसी के साथ सीता असीम ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अपने हाथ के इशारे से श्रुति को अंदर बैठने के लिए कहा। श्रुति बैठना नहीं चाहती थी। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर असीम को गुस्सा आने लगा और वह अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। मैं कोई राक्षस नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा होने वाला पति हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा और यह जबरदस्ती है मेरी। असीम की बात सुनकर श्रुति को बहुत गुस्सा आया, लेकिन डर के मारे वह चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। विनोद ने असीम के सामने हाथ जोड़ा और बोला, देखिए मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसके साथ तो सब कुछ इस तरीके से हो रहा है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वह बहुत मासूम है, भोली है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि श्रुति को कभी दुख मत देना। मैं जानता हूँ आप उसे शादी कर रहे हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी, तो बस इतना ही कहता हूँ। एक बेटी का बाप होने के नाते आपसे निवेदन है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। असीम कुटिल मुस्कान लिए बोला, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कितनी फिक्र है वह तो मैंने आज देख लिया। अपनी प्रॉपर्टी और घर को हासिल करने के लिए तुमने अपनी बेटी को मुझे सौंप दिया। वैसे तुम ये नहीं करते तो भी तुम्हारी बेटी से मैं शादी करने ही वाला था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सच में अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी से कम कीमती मानते हो। और देखो मैं सही साबित हो गया। एक लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। और तुम अपनी बेटी की तकलीफ की चिंता मत करो, जितना उस घर में खुश थी ना उससे कई गुना खुशियां मिलेगी उसे मेरे घर में। असीम ने गुस्से से विनोद को घूरा और अपनी गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ियां वहां से तेजी से निकल गई। विनोद उदास हो गया। उसके दिमाग में असीम की कई बातें घूम रही थी। श्रुति अपना सिर झुकाकर खामोशी से कार में दुबक कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो डर ही जाती। किसी अनजान के साथ अचानक उसकी शादी तय हो गई और अब जिंदगी भर उसके साथ रहना होगा, जिस इंसान से उसने ढंग से कभी बात नहीं की हो। श्रुति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सीट के कोने में जाकर बैठी थी ताकि उसे असीम हाथ भी ना लगा सके। असीम खामोशी से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं था। वह एकटक सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके कानों में श्रुति की सिसकियां सुनाई दे रही थी। असीम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन श्रुति का रोना बंद नहीं हो रहा था। असीम ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, ये रोना धोना बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होता बल्कि दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। और तुम ये सोच रही हो कि तुम रोना शुरू करोगी और मेरे सामने ये सब दिखावा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इतना सब कुछ मैंने किया है सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए। असीम की बात सुनकर श्रुति को डर लगने लगा। उसे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप एक कोने में बैठी रही। कुछ देर बाद असीम की गाड़ी कोर्ट के बाहर आकर रुक गई। एक गार्ड ने आकर असीम की तरफ का दरवाजा खोला। असीम गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने कोट को ठीक किया और श्रुति की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। असीम श्रुति के झुके हुए चेहरे को देखने लगा, लेकिन श्रुति ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो असीम के पास नहीं जाना चाहती थी और ना उसे छूना चाहती थी। असीम लगातार उसे घूर रहा था। अंत में परेशान होकर उसने खुद श्रुति का हाथ पकड़ लिया और उसे गाड़ी से बाहर उतार दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कोर्ट के अंदर ले गया, जहां पर पहले से सब कुछ रेडी था। वकील ने पेपर्स भी रेडी कर दिए थे जिस पर उन दोनों को सिर्फ अपने सिग्नेचर ही करने थे और श्रुति के जितने भी लीगल सर्टिफिकेट से पहले यहां पर सबमिट हो चुके थे। असीम और श्रुति वकील के सामने खड़े थे। वकील ने असीम को ग्रीट किया और उसके सामने पेपर बढ़ा दिया और उसे साइन करने के लिए कहा। हमने असीम ने पेन उठाकर तुरंत साइन कर दिया और पेपर की तरफ बढ़ा दिया।
श्रुति शादी नहीं करना चाहती थी और वह पेपर्स को देख रही थी जो मैरिज सर्टिफिकेट के पेपर्स थे। अगर वह साइन कर देती है तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी और वो उसे आदमी से शादी करनी पड़ेगी। वह हमेशा के लिए इसकी पत्नी बन जाएगी जिसे वह जानती तक नहीं है। श्रुति घबरा रही थी और असीम को गुस्सा आ रहा था। उसने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसमें पेन को थमा दिया और श्रुति का हाथ पकड़कर पेपर पर रख दिया और गुस्से से बोला, साइन करो वरना जेल जाना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को। असीम की बात सुनकर श्रुति डर गई। वह अपने परिवार के ऊपर कोई खतरा नहीं डालना चाहती थी। उसने अपनी आत्मा को मारकर खून के आंसू रोते हुए उसे पेपर पर साइन कर दिया। पेपर पर साइन होते ही वकील ने उन पेपर्स को सबमिट कर दिया और बोला, बधाई हो मिस्टर ठाकुर एंड मिसेज ठाकुर, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए कानूनी तौर पर। वकील की बात सुनकर असीम के चेहरे पर बेहद कातिल मुस्कान आ गई और वह अपने बगल में खड़ी श्रुति को देखने लगा जो रोए जा रही थी। असीम ने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। वह दोनों वहां से बाहर निकल आए। श्रुति चल नहीं रही थी, उसे तो पकड़ कर ले जाया जा रहा था। असीम ने श्रुति को गाड़ी के अंदर बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। असीम बाहर खड़ा था, उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और आकर्षक तरीके से बोला, मैं जो चाहता हूं वह हासिल करके रहता हूं और इस बार तो मैंने किसी इंसान को चाहा है तो उसे खुद से दूर कैसे होने देता। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा और नफरत भरी है वह तुम्हारे पिता के लिए होनी चाहिए, ना कि मेरे लिए। उस आदमी ने तुम्हें पैसों के लिए मुझे सौंप दिया, लेकिन मैंने तो तुम्हें चाहा है और उम्र भर चाहता रहूंगा। वेलकम मिसेज ठाकुर इन माई लाइफ। असीम के चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। उसने अपने गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वापस गाड़ी में बैठ गया। उनकी गाड़ी ठाकुर विला के लिए निकल गई। श्रुति अभी भी रो रही थी और उसका रोना असीम को पसंद नहीं आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने काफी देर से खुद को रोका हुआ था क्योंकि वह फालतू में गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लड़की चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। असीम के सहन करने की शक्ति खत्म हो रही थी और श्रुति रोए जा रही थी। असीम को गुस्सा आया। उसने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रुति घबरा गई और असीम से टकरा गई। श्रुति के लंबे खुले बाल असीम के चेहरे पर आ गए। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। श्रुति के लाल हुए चेहरे को देखकर असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और छोटी सी प्यारी सी लड़की जिसने रो रोकर अपना पूरा चेहरा लाल कर दिया था और उसकी आंखें भी बहुत लाल हो चुकी थी, नाक में से पानी में बह रहा था। उसके मासूम और प्यारे से चेहरे को देखकर असीम का गुस्सा गायब हो गया। अब वह अपनी जुनूनी निगाहों से श्रुति को पास से देख रहा था। वह दोनों एकदम पास में थे। उन दोनों की सांसें भी आपस में टकरा रही थी। श्रुति असीम से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन असीम ने उसे कसकर अपनी तरफ खींच लिया और अपने आप से दूर नहीं जाने दिया। श्रुति घबरा रही थी। असीम की नजदीकी उसे डरा रही थी। वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। असीम के हाथ धीरे धीरे श्रुति की कमर पर चले गए। उसने उसकी कमर को पकड़ लिया। श्रुति कराह उठी। उसने गलती से असीम के कोट को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। असीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने श्रुति को अपने सीने से लगा लिया। अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगा। श्रुति असीम की बाहों में थी, उससे चिपकी हुई और असीम उसकी महक को अपने अंदर उतार रहा था। श्रुति फिर से उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन असीम ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी मेहनत को मुस्कुराते हुए देखने लगा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी श्रुति खुद को छुड़ा नहीं पाई तो थक कर वह चुपचाप बैठ गई। असीम ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, सामने इंसान देखकर पंगा लेना चाहिए, अब चुपचाप बैठ जाना। अगर रोई तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तुम्हारे आमने सामने आगे पीछे दाएं बाएं अब सिर्फ और सिर्फ असीम ठाकुर है और उसी के साथ में पूरी जिंदगी बितानी है, तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, मेरे अकॉर्डिंग रहना होगा। असीम की बात सुनकर श्रुति ने अपनी नजरें फेर ली और असीम से दूर होकर वापस से कोने में जाकर बैठ गई। असीम ने अपने कोट का बटन खोल दिया और आराम से सीट पर बैठ गया। उसने कार की सीट से अपना सिर टिका दिया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कुछ सोचने लगा। श्रुति खामोशी से बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन असीम के डर से वह रो भी नहीं सकती थी। श्रुति को अपने माता पिता और अपने भाई की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वह सब एक झटके में उससे दूर हो गए थे। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से महल जैसे विला के अंदर एंटर हुई, जिसका नाम था ठाकुर विला। श्रुति को उसे देखने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा वह बहुत बड़े महल की तरफ बढ़ रही थी, जो सफेद कलर का था और किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली थी और सुरक्षाकर्मी घूम रहे थे। उनकी गाड़ी महल के ठीक सामने जाकर रुक गई और गार्ड्स बाहर आकर खड़े हो गए। असीम ने अपनी आंखें खोली और गाड़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी से बाहर निकलकर असीम ने श्रुति की तरफ का दरवाजा भी खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। असीम और श्रुति को एक साथ देखकर वहां खड़ी एक नौकरानी तेजी से अंदर भागी और सीधा एक आलीशान कमरे के अंदर घुस गई, जहां एक औरत जिसकी उम्र यही कोई 48 साल की होगी, जो सोफे पर सीरियस होकर बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वो नौकरानी अंदर आए और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, मालकिन, छोटे ठाकुर किसी लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं। नौकरानी की बात सुनकर वो औरत हैरान रह गई। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई।
असीम आगे बढ़ने लगा लेकिन श्रीति आगे नहीं बढ़ रही थी, तो असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो दोनों बंगले के अंदर जाने लगे तभी उन दोनों के कान में एक रौबदार औरत की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर श्रीति कांप उठी और उसने गलती से असीम का हाथ कसकर पकड़ लिया। असीम को बहुत अच्छा लगा जब श्रीति ने उसका हाथ खुद से पकड़ा था, लेकिन तभी उन दोनों के सामने खड़ी औरत गुस्से से श्रीति को देखते हुए बोली, कौन है ये लड़की? असीम। असीम ने सामने देखा तो बंगले के द्वार पर उसकी माँ मिसेज शीला ठाकुर गुस्से से खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर असीम ने गहरी सांस ली और बोला, ये है मिसेज श्रीति असीम ठाकुर, ठाकुर परिवार की बहू और मेरी पत्नी। असीम की बात सुनकर शीला जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोली, सब क्या है असीम, तुमने शादी कर ली और अपने माता पिता को भी बताना जरूरी नहीं समझा? क्या इतनी ही इज्जत है हमारी तुम्हारी नजर में? असीम ने गहरी सांस ली और बोला, माँ अब आपको बता रहा हूं ना कि आपके बेटे ने शादी कर ली है, वो भी अपनी पसंद से। शीला, लेकिन हमें तुम्हारी पसंद नहीं आई, पता नहीं किसे उठाकर घर में ले आए हो। शीला जी की बात सुनकर असीम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, देखिए माँ, मैं जितनी आपकी इज्जत करता हूँ उतनी अपनी बीवी की भी करता हूँ, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी बीवी को कुछ भी बुरा भला कहे। ये इस घर की बहू है और इसे पूरे सम्मान के साथ अंदर ले जाऊंगा। शीला, अपनी माँ के खिलाफ जाकर भी। असीम, जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। इतना कहकर असीम ने कसकर श्रीति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बंगले के अंदर ले जाने लगा। श्रीति काफी डरी हुई थी, उसने असीम का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वह दोनों शीला जी के पास से होते हुए गुजरे और बंगले के अंदर चले गए। शीला जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया है, क्योंकि वह उनकी एक बात नहीं सुन रहा था। उन्हें श्रीति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने उनके बेटे को उनसे छीन लिया था, ऐसा शीला जी को लग रहा था। असीम श्रीति को लेकर अंदर आ गया। श्रीति डरते हुए उस पूरे महल को देखने लगी, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वहां पर कुछ भी अपनापन नहीं था, सब लोग बहुत बुरे थे। श्रीति डरी हुई सहमी हुई खड़ी थी। असीम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, वह बस गुस्से में है इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन दिल की बुरी नहीं है मेरी माँ। श्रीति ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजर झुकाए खड़ी रही। असीम ने इधर उधर देखा, फिर वापस ऊपर की तरफ देखने लगा जहां उसका कमरा था। उसने श्रीति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। श्रीति मासूम सी थी, चुपचाप उसके साथ चले जा रही थी। असीम ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और श्रीति को लेकर अंदर आ गया। उस कमरे को देखकर श्रीति के होश उड़ गए। एकदम महल जैसा आलीशान कमरा था, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं थी। कमरे की एक दीवार पर असीम की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वह मुस्कुरा रहा था और बेहद आकर्षक लग रहा था। श्रीति अपनी मायूस आंखों से चारों तरफ देख रही थी। श्रीति चुपचाप खड़ी थी और कमरे को देख रही थी। तभी असीम ने उसकी बाजुओं को पकड़ा और दीवानगी से बोला, आज से हम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी, अब से तुम यही रहोगी मेरे साथ। फायर। इतना कहकर असीम जुनून से श्रीति की आंखों में देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो कसकर श्रीति को अपने सीने से लगा ले, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे कोई दिक्कत खड़ी ना हो जाए। श्रीति की खामोशी देखकर असीम को गुस्सा आने लगा और वो बोला, देखो ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझसे बातें करनी होगी क्योंकि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। फायर। असीम का गुस्सा देखकर श्रीति डरने लगी और असीम से दूर जाने लगी, लेकिन असीम ने उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। श्रीति असीम की सीने से टकरा गई। असीम की ठोड़ी श्रीति के माथे पर लग गई और उसके मुंह से कराह निकल गई। श्रीति की दर्द भरी आवाज सुनकर असीम थोड़ा परेशान गया। उसने श्रीति के माथे पर हाथ रखा और दीवानों की तरह बोला, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? तुम ठीक तो हो ना? इसलिए कहता हूँ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मेरे पास रहो। फायर। असीम दीवानों की तरह श्रीति के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था और उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। श्रीति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसे असीम की छुअन नहीं चाहिए थी। वो उससे दूर जाने की फिर से कोशिश करने लगी। इस बार असीम के सब्र का बांध टूट गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने श्रीति की बाजुओं को कसकर पकड़कर उसे धक्का दिया और उसे दीवार से सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ाया। ये सब इतना अचानक हुआ कि श्रीति कुछ समझ ही नहीं पाए और खौफ से असीम को देखने लगी, जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। असीम अपने दांत पीसते हुए बोला, जब मैं कह रहा हूं कि मुझसे दूर मत जाओ तो बार बार एक ही चीज करने से तुम्हें क्या मजा आता है? कितनी भी कोशिश कर लो, तुम जिंदगी भर मेरे पास ही रहोगी। जब तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं बचा सका तो ये दुनिया क्या बचाएगी? इतना ध्यान रख लो, तुम्हारा इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति, यानी कि मैं, और मुझसे दूर जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है, ध्यान रखना। पाउटिंग। असीम की गुस्सैल डरावनी बातें सुनकर श्रीति को रोना आ गया। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसकी सिसकियां बढ़ने लगी। उसे रोता हुआ देखकर पता नहीं क्यों लेकिन असीम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसको क्या जरूरत थी एक मासूम सी लड़की पर इतना चिल्लाने की? असीम ने अपनी आंखें बंद और गहरी सांस ली।
असीम ने दीवार पर जोर से अपने हाथ को मार दिया। ये देखकर श्रुति और डर गई और उसको डरते हुए देखकर असीम रुक गया और बोला, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। पर तुम मेरी बात समझती नहीं हो। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, तुम बस मेरे पास रहो, मैं इतना ही चाहता हूँ। फायर। श्रुति अभी भी रो रही थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से आई थी तब से हर कोई उस पर चिल्ला ही रहा था, उसका रोना बढ़ रहा था, उसके रोने से असीम की बेचैनी बढ़ रही थी। वो इस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता था। असीम को समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को चुप कैसे करवाएं, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। असीम ने श्रुति के चेहरे को पकड़ा। अचानक से असीम के जिस्म में एक अलग सी तरंग दौड़ पड़ी। उसने आज पहली बार श्रुति को इस तरीके से छुआ था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सॉफ्ट स्किन, मासूम उसका चेहरा, इसे महसूस करके असीम को बहुत सुख मिल रहा था। असीम श्रुति के खूबसूरत चेहरे में कहीं खोसा गया था और अपनी नशीली जुनूनी निगाहों से उसे देख रहा था। श्रुति ने रो रोकर अपने पूरे चेहरे को लाल कर दिया था और नजरें झुकाए खड़ी थी। असीम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे शांत कैसे करवाए, क्योंकि यह तो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। असीम ने श्रुति के चेहरे को कसकर पकड़ा और थोड़ा गुस्से से बोला, देखो लड़की, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रोना बंद कर दो, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होता, तुम कमजोर साबित होती हो पूरी दुनिया के सामने। असीम की बात सुनकर श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी रो रही थी। असीम के सहन करने की हद पार हो गई थी। उसने श्रुति को दीवार से भिड़ा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दीवार में दबा दिया। श्रुति के होश उड़ गए, वह हैरानी से उसे देख रही थी और असीम उसके करीब आता जा रहा था। श्रुति की सांसें तेज होती जा रही थी। असीम उसके और पास आया और उसने अचानक से श्रुति के गले पर अपने होंठ रख दिए। श्रुति का रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसके होश उड़ गए और असीम उसके गले को जुनून से चूम रहा था। किसी मर्द की छुअन को महसूस करके श्रुति की हालत खराब हो गई थी। असीम ने श्रुति के गले की स्किन को अपने मुंह में ले लिया और उसे चूसने लगा। श्रुति की सांसें बहुत तेज हो गई थी, वह भूल गई थी कि उसे इस आदमी को अपने आप से दूर करना है, वह तो असीम की छुअन में खो गई थी। श्रुति के गले को चूमते हुए असीम को सुख की प्राप्ति हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी, वह बस श्रुति के गले को चूमे जा रहा था जहां पर श्रुति के आंसू की बूंदें अभी भी लगी हुई थी। असीम ने उन आंसू की बूंदों को भी पी लिया। वो श्रुति के गले को चूमते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। श्रुति की हालत खराब हो रही थी कि असीम उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। असीम ने श्रुति की ठोड़ी को अपने होठों के बीच में दबा दिया, उसे चूमने लगा। दोनों की सांसें तेज थी, दोनों अपने होश में नहीं थे। असीम और आगे बढ़ा और जैसे वह श्रुति के होठों पर अपने होंठ रखने वाला था, तभी श्रुति ने अपना चेहरा घुमा दिया और आंखें बंद करके तेज तेज सांसें लेने लगी। असीम को बहुत गुस्सा आया, उसने फिर से दीवार पर मुक्का मारा, लेकिन इस बार वो थोड़ा खुश था क्योंकि श्रुति का रोना बंद हो गया था। असीम श्रुति से दूर हुआ और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, साफ साफ कह रहा हूं, मेरे सामने ये रोना धोना बंद कर दो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग रोते हैं वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ध्यान रखना। श्रुति की आंखें अभी भी बंद थी, तो अभी भी उन्हीं ख्यालों में थी जब असीम उसके गले को चूम रहा था। असीम श्रुति को गुस्से से देख रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। कंपनी से कॉल आ रहा था, उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। असीम ने कॉल कट किया और अपने कोट को ठीक करते हुए बोला, मेरी मीटिंग है, मैं वहां जा रहा हूं, तब तक मुझे पीछे से कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, चुपचाप कमरे के अंदर ही रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और दूसरी बात, फिर से रोना धोना शुरू किया तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं है। पाउटिंग। इतना कहकर असीम कमरे से बाहर चला गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। असीम के जाते ही श्रुति जमीन पर बैठकर से रोने लगी, तभी असीम वापस कमरे के अंदर आया। उसके अंदर आते ही श्रुति झेप गई और अपनी जगह खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। असीम गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कहा था ना रोना मत, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोने लग जाओगी, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं बाहर ही खड़ा था। देखो आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, रोना बंद कर दो। पाउटिंग। श्रुति घबरा गई थी और उसे देख रही थी। असीम श्रुति को गुस्से से घूरते हुए कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। श्रुति अब रो भी नहीं सकती थी, उसने अपने आंसू को पोंछा और पूरे कमरे को देखने लगे। असीम नीचे हॉल में आया तो उसकी माँ वहीं पर गुस्से से खड़ी थी। असीम अपनी माँ के पास आया और दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखने लगे। असीम ने उन्हें देखा और वहां से जाने लगा तो शीला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे। असीम ने गहरी सांस ली और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, और वह मेरी पत्नी है, जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ा है मैंने उसके साथ, वह भी अपनी मर्जी से, तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती है। शीला जी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। कल तक जो बेटा उनकी हर बात मानता था, आज वह अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा था, जबकि उस लड़की को आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। पता नहीं इस लड़की ने उनके बेटे पर क्या जादू कर दिया है जो वो किसी की सुन भी नहीं रहा है। शीला जी असीम के हाथों को कसकर पकड़ा और परेशानी से बोली,
मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती बेटा, लेकिन तुम किसी को भी घर में उठा कर ले आए, शादी कर ली और इस घर की बहू बना दिया। क्या तुम उसके परिवार को जानते हो? क्या तुम से खानदान को जानते हो? बिना जाने सब कुछ करना ठीक नहीं होता। असीम को अपनी माँ की बात पसंद नहीं आई थी, पर वो बोला, क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ जो बिना जाने पहचाने कुछ भी करूंगा? मुझे सब कुछ पता है कि उसका परिवार और उसका खानदान कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, सब जानता हूँ मैं। और नहीं भी जानता हूँ तो भी मुझे बस श्रीति से मतलब है, न कि उसके परिवार से। जिंदगी मुझे श्रीति के साथ बितानी है, उसके परिवार के साथ नहीं। देखिए माँ, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप श्रीति को अपना लीजिए, वो इस घर की बहू है। इतना कहकर असीम ने फिर से गहरी सांस ली और बोला, अब मैं चलता हूँ, मेरी जरूरी मीटिंग, जल्दी वापस आ जाऊंगा। असीम वहां से चला गया और बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा ठाकुर इंडस्ट्री के लिए निकल गया। शीला जी गुस्से में जल रही थी और ऊपर कमरे की तरफ देख रही थी जहां पर वह लड़की थी। शीला जी ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोली, कल की आई लड़की मेरे बेटे के ऊपर हुक्म चला रही है। मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ा रहा है, वह भी उस लड़की के लिए। मुझे पता है उस लड़की ने अपनी खूबसूरती के जाल से ही मेरे बेटे को फंसाया होगा, वरना मेरा बेटा इन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है। है कौन ये लड़की जिसे मेरे घर की बहू बना दिया है? असीम ने। शीला जी को श्रीति पर गुस्सा आ रहा था। बिना श्रीति को जाने पहचाने उन्होंने उसके बारे में गलत धारणा बना ली थी, जो आगे जाकर पता नहीं किसका रूप लेगी। श्रीति ने अपने आंसू पोंछे और अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, तू हिम्मत नहीं हारेगी श्रीति, तुझे तेरी माँ ने बहुत हिम्मत वाला बनाया है। ये लोग मेरे लिए अनजाने हैं, इनको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जब मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं बाकी किसी से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। अब मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना होगा और बहुत समझदारी दिखानी होगी। वैसे मिस्टर ठाकुर ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि बार बार रोने से हम दुनिया की नजरों में कमजोर साबित होते हैं, और मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे पापा ने जो मेरे साथ किया उसे मैं भूल नहीं सकती, लेकिन जो मिस्टर ठाकुर ने मेरे साथ किया मैं उसे भी नहीं भूल सकती। एक चीज तो साबित हो गई है, इस दुनिया में माँ के अलावा कोई सगा नहीं होता, कोई भी नहीं। श्रीति इन सब से अनजान थी कि उसने जिस इंसान से शादी की है शायद वह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान साबित होने वाला था। लेकिन अभी श्रीति गुस्से में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वक्त सब कुछ सिखा देता है और शायद वक्त के साथ साथ श्रीति असीम को जानने लग जाएगी, पहचानने लग जाए। श्रीति ने इधर उधर देखा, उसे बहुत प्यास लग रही थी। तभी उसने बेड के पास में टेबल देखा जहां पर कांच का जग पानी से भरा हुआ था। श्रीति उसके पास गई, उसने ग्लास में पानी लिया और पानी पीकर बेड पर चुपचाप बैठ गई। उसे वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसके लिए वह सब कुछ अनजाना था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी, उसे ये सब कुछ झेलना था, वह भी जिंदगी भर। काफी देर तक श्रीति यूं ही बेड पर बैठी रही। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। श्रीति घबरा गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह खुद में ही सिमटती जा रही थी और दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। श्रीति को डर लग रहा था, पता नहीं अब कौन आया था, लेकिन उसने हिम्मत की और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने 2 सर्वेंट्स खड़ी थी जिनके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। श्रीति उन्हें हैरानी से देख रही थी। उन सर्वेंट्स ने श्रीति के सामने सर झुकाया और कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, छोटे ठाकुर ने आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं, इन्हें हमें अलमारी में सेट करना है, क्या हम कमरे के अंदर आ सकते हैं? श्रीति ने हाँ में सिर हिला दिया। वह दोनों सर्वेंट कमरे के अंदर आ गई और कमरे के अंदर बनी हुई बड़ी सी अलमारी में उन्होंने सारे कपड़े जमा दिए। श्रीति उन दोनों को देख रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों श्रीति के पास में आए और मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन मैडम फॉर योर वेडिंग एंड हैप्पी न्यू जर्नी। ये सब सामान मिस्टर असीम ठाकुर ने आपके लिए भिजवाया है। अगर आप थक चुकी है और चेंज करना चाहती है तो आप इनमें से कोई भी कपड़े पहन सकती हैं। कपड़ों के साथ साथ में आपके डेली यूज के भी सारे सामान हमने अलमारी में रख दिए हैं, आप जाकर देख लीजिए। अगर आपको किसी चीज की और जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा। इतना कहकर वो दोनों सर्वेंट्स कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों लड़कियों का बर्ताव श्रीति सिटी को बहुत अच्छा लगा। वह इतनी भोली थी कि एक बार कोई प्यार से उससे बात कर ले तो श्रीति को वह इंसान अच्छा लगने लग जाता था। श्रीति अलमारी के पास आई और उसने देखा वहां पर ढेर सारे कपड़े थे जो सब श्रीति के लिए थे। तरह तरह के कपड़े थे जिसमें साड़ियां थी, सलवार सूट थे, इसके अलावा रात को पहनने के लिए भी कपड़े थे। इतने सारे कपड़ों को देखकर श्रीति बहुत खुश हो गई। उसने कपड़े तो उसके घर पर ही रह गए थे। श्रीति ने दूसरी तरफ देखा तो वहां पर उसके डेली यूज के सामान थे जिसमें बहुत सारे अच्छी ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट है, ज्वेलरी थी और सैनिटरी नैपकिन थे, वो भी बहुत सारे। सैनिटरी नैपकिन को देखकर श्रीति को थोड़ी शर्म आ गई। असीम ने उसके लिए ये भी भिजवाया था, ये काफी हैरानी की बात थी। श्रीति ने अलमारी में से कुछ भी नहीं लिया। उसने कबर्ड का दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में इधर उधर टहलने लगे। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन किसी की कोई खबर ही नहीं थी। कुछ देर बाद उसके कमरे का दरवाजा फिर से नॉक हुआ। श्रीति ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक सर्वेंट ट्रॉली लेकर खड़ी थी जिसमें लंच था। सर्वेंट अंदर आई और लंच की ट्रॉली को बेड के पास रखते हुए बोली, मैडम आपके लिए लंच रेडी है, आप खा लीजिए। इतना कहकर सर्वेंट वहां से जाने लगी। तभी श्रीति ने उसे रोक दिया और कहा, लंच किसने भिजवाया है? सर्वेंट, अभी कुछ देर पहले ही छोटे ठाकुर का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि आपके लिए लंच भेज दिया जाए। श्रीति ने हाँ में सिर हिला दिया और सर्वेंट कमरे से बाहर चली गई।
श्रीति ने खाने की तरफ देखा पर कुछ खाया नहीं और बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद श्रीति को नींद आ गई और खाना ठंडा हो गया। शीला जी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। शाम के 4 बजे ठाकुर विला के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से असीम बाहर निकला और तेज कदमों से बंगले के अंदर चला गया। सीढ़ियों से होता हुआ सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। वो बहुत एक्साइटेड था इतनी देर बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए, लेकिन काम में बिजी होने के कारण उसे आने में देरी हो गई थी। उसके हाथ में एक बैग भी था जिसे लेकर वो सीधा अपने कमरे के पास आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसे दरवाजे को वापस बंद कर दिया। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां पर उसकी खूबसूरत सी बीवी सो रही थी, वह भी बैठे हुए। असीम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने बैग को टेबल पर रखा और बेड की तरफ चला गया जहां पर श्रीति आराम से सो रही थी। असीम श्रीति के पास बेड पर बैठ गया। अब जाकर उसने चैन से अपनी बीवी को देखा था। सच में वो बहुत खूबसूरत है। असीम ऊपर से लेकर नीचे तक श्रीति को देख रहा था। उसकी आंखों में वो जुनून और दीवानापन नजर आ रहा था जो सिर्फ श्रीति के लिए था। असीम के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान थी। वो श्रीति के नैन नक्श, उसके होंठ, उसके कान, उसके बाल, उसके गले, उसके हाथ, उसके पैर सबको देख रहा था। भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसकी बीवी को बनाया था। श्रीति बैठे बैठे सो गई थी। उसके चेहरे पर उसके रेशमी बाल आ रहे थे। असीम